स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, या इसको नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस थ्योरी से पहले हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट स्टडी करी थी। क्लासिकल के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर डिटरमिन होता है जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों बराबर होते हैं। और उन्होंने कहा था डिमांड फॉर कैपिटल है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है और सप्लाई ऑफ कैपिटल सिर्फ सेविंग से आती है। ठीक है, ये बात थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में ये। और नियो क्लासिकल थ्योरी कैसे डिफरेंट है इस क्लासिकल थ्योरी से? इनके अकॉर्डिंगली जो नियो क्लासिकल थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर डिटरमिन होता है जहाँ पर डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स दोनों इक्वल होते हैं। और डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो है वो तीन पर्पसेस के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, प्लस कंजम्पशन के लिए होती है, और प्लस होर्डिंग के लिए होती है डिमांड फॉर कैपिटल। इन तीनों को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। और सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है, सप्लाई ऑफ कैपिटल चार जगह से कहते हैं आ सकती है। सप्लाई ऑफ कैपिटल सेविंग से आती है, सप्लाई ऑफ कैपिटल बैंक क्रेडिट से आती है, और सप्लाई ऑफ कैपिटल डिस इन्वेस्टमेंट से आती है, और सप्लाई ऑफ कैपिटल डिस होर्डिंग से भी आती है। तो ये चार सोर्सेज हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल से। ये डिफरेंस है क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, है ना। क्लासिकल के अकॉर्डिंगली डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, बट नियो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजम्पशन के लिए और होर्डिंग के लिए होती है। क्लासिकल के अकॉर्डिंगली, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ कैपिटल सिर्फ सेविंग से आती है, बट लोनेबल फंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स सेविंग से के साथ साथ बैंक से, क्रेडिट से, डिसइन्वेस्टमेंट से और डिस होर्डिंग से भी आती है। इन सभी को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, और इन्होंने डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, बट इन्होंने डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स को। ठीक है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जैसे मैंने पहले बताया बच्चे, तीन पर्पसेस के लिए होती है। हम तीन पर्पसेस के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजम्पशन के लिए और होर्डिंग के लिए। यानी कि पैसा सबसे पहले हम करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। बिजनेसमैन बैंक से पैसे की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि उसको इन्वेस्ट करके उसने प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना बैंक में, यानी कि पहले 10 था, 12, 13, 14, 15, 16% हो गया, बढ़ रहा है, तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की डिमांड को कम कर देते हैं। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो बिजनेसमैन डिमांड जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ा देते हैं। मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट डिमांड। एंड सेकेंडली हम बेटा डिमांड करते हैं पैसे की कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। कंजम्पशन मतलब जैसे हम कंज्यूमर गुड्स के लिए करते हैं ना पैसे की डिमांड, टीवी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, फ्रिज खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, ये सारी कंजम्पशन डिमांड होती है। ठीक है, और ये कंजम्पशन डिमांड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम टीवी, कार, स्कूटर, फ्रिज के लिए डिमांड कम करते हैं पैसे की। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो हम टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार वगैरह के लिए डिमांड फॉर कैपिटल ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन डिमांड। और थर्ड है होर्डिंग। होर्डिंग होती है पैसा जो तिजोरी में रखा हुआ है, रखते हैं हम, जिसके ऊपर कोई इनकम नहीं आ रही, कोई ब्याज नहीं मिल रहा, कोई उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, उसको होर्डिंग डिमांड कहते हैं। और ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना तो हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, होर्डिंग के लिए डिमांड कम करते हैं।
बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, मतलब 3% हो रहा है, तो हम कहते हैं क्या फ़ायदा बैंक में जमा कराने का, इसको तिजोरी में अपने पास घर पे ही रख लो, है ना। 3% इनकन्वीनियंस क्यों लेनी। यानी कि होर्डिंग के लिए जो डिमांड है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होती है उल्टी। ठीक है, तो तीनों ही डिमांड, यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट डिमांड, कंजम्पशन डिमांड और होर्डिंग डिमांड, तीनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिवली इफेक्ट होती हैं। तो तीनों का हमने कर्व बनाया, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड का, कंजम्पशन डिमांड का एंड होर्डिंग डिमांड का। जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ये होर्डिंग, ये कंजम्पशन की, ये होर्डिंग की और इन्वेस्टमेंट की, और ये टोटल डिमांड फॉर कैपिटल जो है। तो ये कर्व हमारा बनते हैं तीनों डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स के। ये हमने डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स बेटा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स सिर्फ सेविंग से ही नहीं आती, बैंक से भी आती है, और डिसइन्वेस्टमेंट से भी आती है, और डिस होर्डिंग से भी आती है। पहली है सेविंग्स की। लोनेबल फंड्स की जो सप्लाई है उसका पहला सोर्स है लोगों की बचतें, और ये बचतें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना, ब्याज की दर बढ़ती है, हम ज़्यादा पैसा सेव करते हैं आगे प्रॉफिट कमाने के लिए, उससे ब्याज कमाने के लिए, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, हम कहते हैं छोड़ो, क्यों सेविंग्स करनी, बैंक कोई ब्याज तो थोड़ा सा देता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दूसरा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का सोर्स है बैंक क्रेडिट, कि बैंक भी आगे सप्लाई देता है पैसे की, है ना, और ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंक ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो बैंक कम पैसा देने के लिए तैयार होता है। और थर्ड है डिस होर्डिंग। होर्डिंग से उल्टा है डिस होर्डिंग। होर्डिंग होती है पैसे को तिजोरी में रखना, और डिस होर्डिंग होती है पैसे को तिजोरी में से बाहर निकाल के आगे सप्लाई देना। ठीक है, उसको कहते हैं डिस होर्डिंग। और ये डिस होर्डिंग भी सेविंग्स पर डिपेंड कर, सॉरी, डिस होर्डिंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि बैंक से उधार, बैंक से ब्याज की दर ज़्यादा मिल रही है, तो हम डिस होर्डिंग्स को बढ़ा देते हैं, मतलब तिजोरी से पैसा निकाल के आगे ब्याज पे देते हैं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो डिस होर्डिंग भी कम हो जाती है, यानी कि ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पॉजिटिवली रिलेटेड है। और नेक्स्ट होती है बैंक क्रेडिट। इसमें बैंक क्रेडिट, सॉरी, डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट इसने एक्सप्लेन नहीं करी बच्चे ने। यहाँ पर आप 4th पॉइंट लिख लेना, दोबारा लिखता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है अपने बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट को निकालना, बाहर निकालना, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का ब्याज दर बढ़ता है ना, तो हम डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं बैंक अपने, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया, मान लो 10, 12, 13% हो गया, हम कहते हैं क्या फ़ायदा बिजनेस में लगाने का, बिजनेस में से निकाल के, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा ब्याज पे दो। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो डिसइन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। ठीक है, और ये टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स होती है सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिस होर्डिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट से आती है, राइट। और आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कहाँ पर होती है, जहाँ पर डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होता है। ठीक है, यानी कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड, यानी कि इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होर्डिंग डिमांड इज इक्वल टू सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिस होर्डिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसी से हमने ये DI को इधर ले गए
आई माइनस डी आई, और एच माइनस डी एच, डी एच को भी इधर ले गए, एच माइनस डी एच मतलब उधर आके माइनस डी एच हो गया, और कंजम्पशन को उधर ले गए, सेविंग माइनस कंजम्पशन, ये कंजम्पशन इधर आ गया, सेविंग माइनस कंजम्पशन, और बी, यानी कि ये हो गई हमारी नेट इन्वेस्टमेंट, और इसको कहते हैं हम नेट होल्डिंग, और इसको कहते हैं हम नेट सेविंग्स, और प्लस ये बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एक डायग्राम बन जाएगी कंबाइंड। डायग्राम में ये तीनों इन्वेस्टमेंट की डिमांड को 3 कर्व इसके बनाएंगे, और एक टोटल डिमांड का बनाएंगे, और सप्लाई का 4 कर्व, और एक टोटल वाला कर्व। ये देखिए ये है डायग्राम। ठीक है, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ बच्चे ये डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ी बड़ी बनेगी, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया, और इधर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स को लिया। ठीक है, डिमांड 3 पर्पजेस के लिए होती है ना, इन्वेस्टमेंट डिमांड का कर्व, कंजम्पशन डिमांड का कर्व, और होल्डिंग डिमांड का कर्व। इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होल्डिंग। और टोटल डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बनती है इन तीनों को ऐड करके। ये तीनों को ऐड करके हमने डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बना लिया। ठीक है, अब सप्लाई, सप्लाई के 4 सोर्सेज है ना, चारों कर्व, सेविंग का, बैंक क्रेडिट, डिसइन्वेस्टमेंट और डिसहोल्डिंग। ये है सेविंग्स का। उससे पहले यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ तक, सेविंग, फिर यहाँ से पास होती हुई बैंक क्रेडिट, डिसइन्वेस्टमेंट और डिसहोल्डिंग। ये सेविंग्स है पहली लाइन, बैंक क्रेडिट, डिसइन्वेस्टमेंट और डिसहोल्डिंग, और इन चारों को ऐड करके ये टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पर डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स का कर्व और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो इस ढंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होता है एज पर द लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके साथ बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मैं वही बोल रहा हूँ जैसे हर लेक्चर में बोलता हूँ कि इसको जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो साथ में इस क्वेश्चन के PDF नोट्स ज़रूर रखना, जो कि मैंने आपके साथ शेयर पहले ही कर दिए हुए हैं। ओके बेटा, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।